जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए सौंदर्य शास्त्र एस्थेटिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये जो प्रश्न है कला से संबंधित एग्ज़ामों में आ चुके हैं और अभी जो भी कला से संबंधित एग्ज़ाम होने वाले हैं जैसे यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, DSSB, नेट, जेआरएफ सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विजन एंड डिजाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? विजन एंड डिजाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये रोजन फ्राई लिखा है, रोजर फ्राई। तो राइट आंसर यहां पे डी हो जाएगा, विजन एंड डिजाइन। विजन एंड डिजाइन नामक पुस्तक रोजर फ्राई, यहां पे रोजर फ्राई होना चाहिए, द्वारा लिखी गई है। रोजर फ्राई का जो जन्म है वो 14 दिसंबर को 1866 में जो है वो लंदन में हुआ था इनका जन्म, तथा इनकी मृत्यु कहां हुई थी? 9 सितंबर 1934 को लंदन यूनाइटेड किंगडम में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये ब्रिटेन के एक चित्रकार व कला समीक्षक थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है रोजर फ्राई कौन थे? तो ये ब्रिटेन के एक चित्रकार व कला समीक्षक थे। उल्लेखनीय कार्य, इन्होंने कौन सा उल्लेखनीय कार्य किया? दृष्टि और डिजाइन के लिए जाने जाते हैं। जियोवानी बेलिनी 1899 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी ये दृष्टि और डिजाइन पुस्तक। इनकी कौन कौन सी? जियोवानी बेलिनी 1899 में, विजन एंड डिजाइन 1920 ईस्वी में, ट्रांसफॉर्मेशन 1926 ईस्वी में, सेजन 1927 ईस्वी में, हेनरी मैटिस जो है ये 1930 ईस्वी में, सन 1933 ईस्वी में रोजर फ्राई को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ललित कला का स्लेट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। रोजर फ्राई को 1933 ईस्वी में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है उसमें ललित कला स्लेट प्रोफेसर के रूप में वहां इनको नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, विचारकों का निम्न समूह किस कालक्रम से संबंध रखता है? तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है ए, 470 बीसी से लेके 430 एडी तक। राइट आंसर यहां पे ए है। देखिए सुकरात का जो जन्म है ये 430 ईसा पूर्व में यूनान में हुआ था इनका जन्म, और इनकी मृत्यु जो है 399 ईसा पूर्व में एथेंस यूनान में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। सुकरात ने बुद्ध की तरह किसी ग्रंथ की रचना नहीं की। इनका कथन है, सुकरात का कथन है, मैं जानता हूं कुछ नहीं जानता हूं, ऑल आई नो इज दैट आई नो नथिंग। ये इनका कथन था सुकरात का। अब प्लेटो का देखिए, यहां पे प्लेटो का जो जन्म है 427 ईसा पूर्व में यूनान में इनका भी जन्म होता है। ये सुकरात के शिष्य थे। इनकी मृत्यु जो है 347 ईसा पूर्व में एथेंस में ही हो गई। यह यूनान के दार्शनिक थे। इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? एपोलॉजी, फीडो, सिंपोजियम इनका बहुत ही फेमस है, और रिपब्लिक भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है। इनका कथन क्या है? प्लेटो का कला सत्य की अनुकृति है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कला सत्य की अनुकृति किसने कहा? प्लेटो ने। अरस्तु, इनका जो जन्म है 384 ईसा पूर्व यूनान में हुआ। ये प्लेटो के शिष्य थे। इनकी मृत्यु 322 ईसा पूर्व में यूनान में ही हुआ। इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? पोएटिक्स, रहेटिक्स ये इनकी दो प्रमुख पुस्तकें हैं। और इनका कथन क्या है? कला अनुकरणीय है, कला अनुकरणीय मूल है या कला अनुकरण है। तो ये
अनुकरण का जो सिद्धांत है वो अरस्तु ने ही दिया है। तो राइट आंसर इस तरह से हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कला अनुकरणी किसने कहा, तो अरस्तु ने। क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा कि कला एक सहज ज्ञान है? किसने कहा है? तो बेनेडितो क्रोचे जो हैं, क्रोचे द्वारा ये कहा गया है, बेनेडितो क्रोचे। कला एक सहज ज्ञान है, किसने कहा? क्रोचे ने। कला एक सहज ज्ञान है, बेनेडितो क्रोचे ने कहा। ये कला अंतः प्रज्ञा, इंट्यूशन की अव्यक्त है, ये क्रोचे द्वारा कहा गया है। कला सत्य की अनुकृति है, ये प्लेटो ने कहा है। कला अनुकरण है, अरस्तु ने कहा है। कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, ये हीगल द्वारा कहा गया है। कला कल्पना की अव्यक्ति है, ये शैली द्वारा कहा गया है। कला ईश्वरीकृत के प्रति मानव आह्लाद की अव्यक्ति है, ये रस्किन के द्वारा कहा गया है। प्रमुख ये दार्शनिक हैं और इन्होंने कला के रूप में अपनी अभिव्यक्ति दी है। क्वेश्चन नंबर 4, अलेक्जेंडर गाटियल्स बामगार्टन को किस क्षेत्र में योगदान देने के लिए जाना जाता है? तो किस क्षेत्र में जाना जाता है इन्हें? सौंदर्य शास्त्र के रूप में, एस्थेटिक्स। और सौंदर्य शास्त्र का जनक भी इन्हें बामगार्टन को कहा जाता है। बामगार्टन को सौंदर्य शास्त्र का जनक माना जाता है। सौंदर्य शास्त्र के जनक कौन है? बामगार्टन। इनका जो जन्म होता है 17 जुलाई 1714 ईस्वी, बर्लिन जर्मनी में इनका जन्म होता है। मृत्यु इनकी 27 मई 1762 ईस्वी में हुई थी। उल्लेखनीय विचार इनके क्या थे? कामुक अनुभूति की पूर्णता के रूप में सौंदर्य शास्त्र। इनकी पुस्तक एस्थेटिक्स बहुत ही फेमस है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, द सेंस ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य शास्त्र की प्रमुख पुस्तक के लेखक कौन है? द सेंस ऑफ ब्यूटी किसने लिखा है? तो ये जी संतायना द्वारा लिखा गया। राइट आंसर ए हो जाएगा। द सेंस ऑफ ब्यूटी सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक के लेखक जो हैं संतायना है। द लाइफ ऑफ रेशन, द लाइफ ऑफ रेशन पुस्तक भी जॉर्ज संतायना की है। तो द लाइफ ऑफ रेजन जो पुस्तक, ये भी आप याद रखिए, ये भी संतायना द्वारा लिखा गया है। सौंदर्य शास्त्र संवेदनात्मक, भावनात्मक गुणधर्म और मूल्यों का अध्ययन है। कला, संस्कृति और प्रकृति प्रतिअंकन की सौंदर्य शास्त्र है। सौंदर्य शास्त्र दर्शन शास्त्र का एक अंग है। इसे सौंदर्य मीमांसा तथा आनंद मीमांसा भी कहते हैं। मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? ये काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हर्बर्ट रीड द्वारा लिखा गया। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र अनुकृत सिद्धांत, मिमेसिस थ्योरी के प्रणेता पहले कौन थे? प्लेटो हैं। उनके बाद अरस्तु हैं। मिमेसिस थ्योरी सबसे पहले किसने दिया था? प्लेटो ने। उसके बाद उनके जो शिष्य हैं अरस्तु ने दी। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से अभिनव गुप्त के अनुसार नौवां रस कौन सा है? तो नौवां रस उन्होंने शांत रस को बताया है। तो राइट आंसर यहां पे डी हो जाएगा। अभिनव गुप्त के अनुसार नौवां रस जो है शांत रस। अभिनव गुप्त के अनुसार जो नौवां रस है वो शांत रस है। चित्र में रस के प्रकार दिखाई देते हैं और उसके अस्थाई भाव 9 हैं। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार जो अभिनव गुप्त है उनके अनुसार अस्थाई भाव की संख्या 9 उन्होंने बताई है। चित्र सूत्र में 9 रस माने गए। चित्र सूत्र में कितने रस हैं? 9। भारतीय रस सिद्धांत में भावों को अस्थाई, विभाव, अनुभाव एवं संचारियों में वर्गीकृत किया गया है। भाव कौन कौन से हैं? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव, और इन्हें रस निष्पत्ति का साधन माना गया है। आरंभ में भरत मुनि 8 रस तथा उसके 8 अस्थाई भाव माने हैं। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने 49 भावों का वर्णन किया है। 8 अस्थाई भाव, 8 सात्विक भाव और 33 संचारी भाव होते हैं। टोटल मिला के 49 भावों की संख्या होती है। यहां पे रस से संबंधित दिए गए हैं। ये रस है और उससे क्या भाव होता है और रंग उसका क्या है। श्रृंगार रस का जो
स्थाई भाव होता है वो रति होता है और रंग श्याम। हास्य रस का स्थाई भाव हास होता है और रंग जो है श्वेत सफेद। करुण रस का स्थाई भाव शोक होता है और इसका रंग कपोत। वीर रस का अस्थाई भाव जो उत्साह होता है और रंग इसका गौर। रौद्र रस का जो भाव होता है वो क्रोध और रंग रक्त होता है, मतलब लाल। भयानक जो है इसका स्थाई भाव भय होता है और इसका रंग जो होता है कृष्ण काला रंग। विभत्स रस का जो स्थाई भाव है जुगुत्सा, इसका रंग नीला। अद्भुत रस का जो स्थाई भाव विस्मय होता है और इसका रंग जो है पीला। शांत रस जो है इसका स्थाई भाव निर्वेद होता है और रंग जो है सफेद। ये आप याद कर लीजिए, इसमें से बहुत सारा पूछा जाता है, कभी का रस से संबंधित उसका रंग या स्थाई भाव पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किस दार्शनिक ने किया? रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किस दार्शनिक ने किया है? तो आचार्य वामन के द्वारा किया गया। राइट आंसर डी। रीति सिद्धांत का प्रतिपादन आचार्य वामन ने किया। उन्होंने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया है। उनके अनुसार पदों की विशिष्ट रचना ही रीति है। रीति संप्रदाय आचार्य वामन 9वीं सदी द्वारा प्रवर्तित एक काव्य संप्रदाय है जो रीति को काव्य की आत्मा मानता है। लक्षण ग्रंथों में प्रयुक्त रीति शब्द का अर्थ ढंग, शैली, प्रकार, मार्ग तथा प्रणाली है लक्षण ग्रंथों में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होती है? तो क्या सहायक होती है? इंद्रिय संवेदना सहायक होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए इंद्रिय संवेदना सहायक होती है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में वस्तु जगत के बिंब बनते हैं, जैसे रूप का बिंब, रंग का बिंब या ध्वनि का बिंब, स्पर्श, कठोरता या कोमलता का बिंब आदि हमारी ज्ञानेंद्रियां संवेदना माध्यम से महसूस करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? तो आचार्य मम्मट। राइट आंसर डी, आचार्य मम्मट। काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? आचार्य मम्मट। काव्य शास्त्र या अलंकार सिद्धांत रचनाकार आचार्य भामा है। काव्य शास्त्र या अलंकार सिद्धांत के रचनाकार कौन है? आचार्य भामा। ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन। ध्वनि सिद्धांत के लेखक कौन है? आनंदवर्धन। अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत अभिनव गुप्त ने दिया है। अनुमतिवाद का सिद्धांत शंकुक ने दिया है और भोक्तिवाद का सिद्धांत जो है भट्टनायक ने प्रतिपादित किया है। क्वेश्चन नंबर 10, अभिकथन ए, सृजनात्मक आवेग समस्त कलाओं में एक प्रमुख बल है। तो ये सही है। कारण आर, क्योंकि कलाकार सर्वोच्च सत्ता के आनंद को अनुभूत करता है। ये भी सही है। तो यहां पे राइट आंसर ए हो जाएगा। ए आर दोनों सही है। सृजनात्मक आवेग समस्त कलाओं का एक प्रमुख बल है, क्योंकि ये आवेग ही कलाकार को सर्वोच्च सत्ता के आनंद को अनुभूति कराने के साधन होते हैं। सृजनात्मकता के सिद्धांत अरस्तु ने दिया तथा इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि सृजनात्मकता ही कला है। क्वेश्चन नंबर 11, विरेचन का सिद्धांत किस दार्शनिक से संबंधित है? विरेचन का जो सिद्धांत है वो अरस्तु से संबंधित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। विरेचन का सिद्धांत कैथारसिस अरस्तु द्वारा दिया गया कि कला और साहित्य के द्वारा हमारे दूषित मनोविकारों का उचित रूप से विरेचन हो जाता है। अरस्तु ने इस सिद्धांत के द्वारा कला और काव्य की महत्ता को पुनर्प्रतिष्ठित करने का सफल प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट का लेखक कौन है?
क्रिटिक ऑफ जजमेंट, तो इसके लेखक जो हैं इमैनुअल कांट, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक इमैनुअल कांट है। द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट रचित ग्रंथ ये जर्मन दार्शनिक हीगल का है। द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट के लेखक कौन है? हीगल। द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी, द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी विलियम होगार्थ की पुस्तक है। किसकी है? विलियम होगार्थ। आइडियल ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ओकाकुरा की पुस्तक है ये। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट 1938 ईस्वी में, तथा आइडियल ऑफ हिस्ट्री 1946 के लेखक कौन है? कॉलिंगवुड। ये दो पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण है कॉलिंगवुड की। क्वेश्चन नंबर 13, समानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? समानुभूति अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? थियोडोर लिप्स ने। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। समानुभूति की अवधारणा थियोडोर लिप्स ने प्रस्तुत की। किसी व्यक्ति की ऐसी संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं जो एक दूसरे लोगों पर केंद्रित होती हैं या जिसका रुझान दूसरे की तरफ होता है और जिससे करुणा की अनुभूति, हमदर्दी और चिंताएं शामिल होती हैं, उसे सहानुभूति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आन मोनार्की ग्रंथ किसका है? आन मोनार्की ग्रंथ किसने लिखा है? तो ये दांते द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आन मोनार्की राजशाही पुस्तक है ये, नामक ग्रंथ दांते एलिगियरी का है। इटली मध्यकाल के सबसे महान कवि दांते का जन्म जो है 1956 ईस्वी में हुआ था। इटली के ये कवि थे। दांते का सुप्रसिद्ध महाकाव्य जो है डिवाइन कॉमेडी, बहुत ही फेमस है। डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा है? दांते ने। अपने ढंग का अनुपम प्रतीक महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 15, पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र है। पहाड़ी चित्रकला का निर्माण जो क्षेत्र है वो है हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर डी हो जाएगा। पहाड़ी चित्रकला का विकास जो है 17वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान जम्बू से अल्मोड़ा और गढ़वाल एवं उप हिमालयी भारत एवं हिमाचल प्रदेश में हुआ। पहाड़ी चित्रकला दो स्पष्ट भिन्न शैलियों, साहसिक और गहन बसोहली और नाजुक भावपूर्ण कांगड़ा से निर्मित है। पहाड़ी चित्र कला का अवधारणा तथा भावनाओं की दृष्टि से राजस्थानी चित्रकला से नजदीकी संबंध रखती है। यह उत्तर भारतीय मैदानों की राजपूत चित्रकला से मेल खाती है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? आनंदवर्धन। राइट आंसर ए हो जाएगा। सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन ने दिया है। अनुमितवाद का सिद्धांत जो है शंकुक ने दिया है। भोक्तिवाद का सिद्धांत प्रतिपादक कौन? भट्टनायक है। अलंकार सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भामा है। काव्य शास्त्र के रचनाकार भामा है। अव्यक्तिवाद सिद्धांत अभिनव गुप्त के द्वारा ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, सौंदर्य अंग है। सौंदर्य अंग है ये दर्शन शास्त्र का। राइट आंसर ए हो जाएगा। सौंदर्य दर्शन शास्त्र का अंग है। जर्मनी समस्त यूरोप में अपने दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों के लिए विशिष्ट रहा है। यद्यपि प्लेटो अरस्तु के समय से कला पर दार्शनिक एवं आलोचनात्मक विवेचन होते चले गए, परंतु एक विशिष्ट विषय के रूप में सौंदर्य एवं कला पर दार्शनिकों द्वारा विचार विमर्श 18वीं सदी के उत्तरार्ध से ही गंभीरतापूर्वक आरंभ हुआ। 18वीं सदी के बाद यूरोप में सौंदर्य शास्त्र को अध्ययन का एक स्वतंत्र विषय बनाने वाला प्रथम दार्शनिक जो था वो बाउमगार्टन था। बाउमगार्टन ने 1750 ईस्वी में एस्थेटिका या एस्थेटिक नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें उसने एस्थेटिक्स शब्द की व्याख्या फिलॉसफी ऑफ टेस्ट, थ्योरी ऑफ फाइन आर्ट्स, साइंस ऑफ ब्यूटी के अर्थों में सीमित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18, कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है, किसका कथन है? ये कथन किसका है? तो ये डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का है। राइट आंसर बी हो जाएगा।
कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का यह कथन है। वासुदेव शरण अग्रवाल 1904 से 1967 तक इनका जो समय रहा है। भारत के इतिहास, संस्कृत, कला एवं साहित्य के ये विद्वान थे। वे साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हिंदी गद्यकार भी थे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल स्वतंत्रता के बाद दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना में इनका प्रमुख योगदान रहा है। साथ ही इन्होंने मथुरा संग्रहालय, उत्तर प्रदेश के संग्रहालय के में मथुरा संग्रहालय, उत्तर प्रदेश के संग्रहालय में रूप में भी अपनी सेवाएं दी है। संग्रहालय में इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। वासुदेव शरण अग्रवाल के कृतित्व एवं तज्जनित यश का अमर आधार इनके द्वारा संस्कृत एवं हिंदी के अनेक ग्रंथों का किया सांस्कृतिक अध्ययन एवं व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 19, सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है, इस किसका कथन है? ये किसका कथन है? तो ये एमर्सन का कथन है। राइट आंसर बी हो जाएगा। सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है, ये एमर्सन द्वारा कहा गया है। एमर्सन के अनुसार सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है, उसका दर्शन करो और परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो। अमेरिकी दार्शनिक सांतायना ने भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित नाट्यशास्त्र प्राचीनतम ग्रंथ है। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। जिसमें रंग मंच एवं अभिनव के माध्यम से अभिनव नहीं होना चाहिए, अभिनय के माध्यम से रस के स्वरूप, उनकी निष्पत्ति एवं अनुभूति के विषय में सविस्तार वर्णन किया गया। नाट्यशाला में अभिनेता भाव की निष्पत्ति कर प्रेक्षक के हृदय में रस का संचार करता है, उसे इस प्रकार सौंदर्य और आनंद की अनुभूति कराता है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र काव्य और नाट्य से मुख्यतः संबंध है। दृश्य श्रव्य नाटक को सर्वोच्च कला माना गया है, जो नेत्र और कर्ण दोनों को एक साथ प्रवाहित करता है। भरत मुनि ने अपनी सुप्रसिद्ध रस सिद्धांत प्रतिपादित किया है। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में प्लेटो के विचार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अपने संवादों में प्लेटो ने कला और सौंदर्य के संबंध में भिन्न भिन्न विचार व्यक्त किए हैं और उनके अपवाद भी दिए गए हैं। प्लेटो ने मूलतः अविनाशी परमात्मा को ही परम सौंदर्य, एब्सोल्यूट ब्यूटी माना है। प्लेटो ने सुंदर को शिव एवं सत्य का अभिन्न अंग माना है। सत्यम शिवम सुंदरम की शाश्वत त्रयी है। जो सुंदर है वह कल्याणकारी भी है। इसी उच्च आदर्शवादी विचारधारा पर इसका परम सौंदर्य या एब्सोल्यूट ब्यूटी का सिद्धांत आधारित है। क्वेश्चन नंबर 21, क्रिएटिव ऑफ जजमेंट। क्रिएटिव ऑफ जजमेंट के लेखक का नाम क्या है? तो ये कांट द्वारा लिखा गया। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्रिएटिव ऑफ जजमेंट के लेखक का नाम इमानुअल कांट है। इमानुअल कांट का जो समय 1724 से 1804, ये जर्मन वैज्ञानिक
नीति शास्त्र एवं दार्शनिक थे। ये जर्मन के वैज्ञानिक भी थे, नीति शास्त्र भी थे और दार्शनिक भी थे। उनका वैज्ञानिक मत था कांट लाप्लास परिकल्पना, हाइपोथेसिस के नाम से विख्यात है। उक्त परिकल्पना के अनुसार संतृप्त वाष्प राशि नेबुला से सौर मंडल उत्पन्न हुआ। कांट का नैतिक मत नैतिक शुद्धता, मॉरल प्योरिज्म का सिद्धांत, कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत अथवा कठोरवाद रिगोरिज्म कहा जाता है। उसका दार्शनिक मत आलोचनात्मक दर्शन क्रिटिकल फिलॉसफी के नाम से प्रसिद्ध है। इमैनुअल कांट ने अपने इस विचार से प्रसिद्ध हुए कि मनुष्य को ऐसे कर्म और कथन करने चाहिए जो अगर सभी करें तो वे मनुष्यता के लिए अच्छे हों। ये इमैनुअल कांट का कथन था। क्वेश्चन नंबर 22, इमैनुअल कांट के सिद्धांत का आधार क्या है? तो उनके सिद्धांत का आधार जो है अंतर्ज्ञान है। राइट आंसर बी। इमैनुअल कांट के सिद्धांत का आधार जो है अंतर्ज्ञान है। जर्मन चिंतन कांट ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ क्रिटिक ऑफ जजमेंट में ब्यूटी और सब्लिमिटी दोनों ही पक्षों पर विचार किया है। कांट के अनुसार सौंदर्य प्रत्यक्ष रूप से आकर्षित करता है और सब्लिमिटी परोक्ष रूप से। कांट की दृष्टि में सौंदर्य रूप में है, रंग में नहीं। रंग अनावश्यक तत्व है। कांट ने सौंदर्य के भौतिक अस्तित्व को अस्वीकार किया है। सौंदर्य अनुभूति वास्तविक जगत की वस्तुओं से परे की वस्तु है। यह कामना शून्य और मुक्त होती है। सौंदर्य केवल रसिक के मस्तिष्क में होता है, वस्तुओं में नहीं। कांट सौंदर्य को आनंद का पर्याय मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सुकरात का जन्म स्थान कहाँ है? सुकरात का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये यूनानी दार्शनिक थे। राइट आंसर ए हो जाएगा। सुकरात का जन्म स्थान जो है यूनान है। सुकरात यूनान के एक महान दार्शनिक थे। उन्हें पश्चिमी दर्शन का जनक भी कहा जाता है। पश्चिमी दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? सुकरात को। पश्चिमी सभ्यता के विकास में उनकी अहम भूमिका रही। सुकरात का जन्म एथेंस में हुआ था। सुकरात ने प्लेटो की भांति सौंदर्य के स्वतंत्र अस्तित्व को कदापि स्वीकार नहीं किया। यद्यपि उसने सत्यम शिवम और सुंदरम में पारस्परिक संबंध माना है और उन्हें उपयोगिता का पर्याय कहा है। उसने स्पष्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड ब्यूटीफुल बिकॉज दे सर्व सम नेशनल एंड। ऊपर से सुंदर दिखने वाली वस्तुएं सुकरात के अनुसार सुंदर नहीं कही जा सकती यदि वे मानव के लिए उपयोगी ना हो। ये सुकरात के कथन है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु किसका शिष्य था? तो ये प्लेटो के शिष्य थे। प्लेटो इनके गुरु थे अरस्तु के। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु जो है ये प्लेटो का शिष्य था। प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात का जो शिष्य है वो प्लेटो था और प्लेटो का अरस्तु शिष्य था। ये तीनों दार्शनिक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु यूनान से संबंधित, ये यूनानी दार्शनिक थे। ग्रीक दार्शनिक एवं विचारक प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में काव्य को मूल प्रत्यय के अनुकरण कहा है। प्लेटो के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से? रिपब्लिक, पोलिटिया गणतंत्र, दी स्टेटमेंट, दी लॉज नोमोई, सिंपोजियम और इयोन आदि प्लेटो के प्रमुख ग्रंथ हैं। अरस्तु यूनानी दार्शनिक थे। वे प्लेटो के शिष्य व सिकंदर के गुरु थे। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। उनका जन्म जो है स्टिगेरिया नामक नगर में हुआ था। अरस्तु ने भौतिकी, अध्यात्मक, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना की। अरस्तु का
पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ बहुत ही फेमस है। पॉलिटिक्स ग्रंथ किसका है? अरस्तु का। क्वेश्चन नंबर 25, दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक कौन है? दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मैक्स वेरदीमर। मैक्स वेरदीमर दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के जनक मैक्स वेरदीमर है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसे रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है? किसे रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है? तो रोजर फ्रे को। रोजर फ्राई रूपवाद के प्रवर्तक रोजर एलियट फ्राई। 14 दिसंबर 1866 में इनका जन्म हुआ और 9 सितंबर 1934 में इनकी मृत्यु हो गई। इंग्लैंड के प्रसिद्ध चित्रकार और कला समीक्षक थे ये। इन्होंने कला के ऊपर निम्नलिखित पुस्तकें लिखी है: आर्ट एंड कॉमर्स, द आर्टिस्ट एंड साइको एनालिसिस, आर्ट्स ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर, विजन एंड डिजाइन, रिफ्लेक्शन ऑन ब्रिटिश पेंटिंग। ये इनकी पुस्तकें हैं। इन्हें रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है, रूपवाद का, रोजर फ्राई को। क्वेश्चन नंबर 27, इच्छा पूर्ति के सिद्धांत का आधार है। इच्छा पूर्ति के सिद्धांत का आधार क्या है? मनोविज्ञान। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इच्छा पूर्ति के सिद्धांत का आधार मनोविज्ञान है। इच्छा पूर्ति एक अनैच्छिक विचार प्रतिक्रिया के माध्यम से इच्छा की संतुष्टि है। इच्छा पूर्ति सपनों में या दिवा स्वप्नों में न्यूरोसिस के लक्षणों में मनोविकृत के मतिभ्रम में हो सकती है। यह संतुष्टि अक्सर अप्रत्यय होती है और इसे पहचानने के लिए व्याख्या की आवश्यकता होती है। सिगमंड फ्रायड ने 1900 में द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स नामक एक प्रारंभिक पाठ में शब्द बुनसर फुलुंग गढ़ा। फ्रायड के अनुसार इच्छा पूर्ति तब होती है जब अचेतन इच्छाएं अहंकार और अति अहंकार द्वारा दबा दी जाती हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।